Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 26th of November 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And first page पर important news है Supreme Court notice to center on plea to recognize same sex marriage. तो यहाँ पर प्ली फाइल की गई थी बाय 2 गे कपल्स और इनका ये कहना है कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो प्ली फाइल की गई थी बाय 2 गे कपल्स सीकिंग रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस इशू किया है सेंटर और अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को। अब बात यह है कि अभी तक सेंटर ने सेम सेक्स मैरिजेस को अपोज किया है और सेंटर का ये कहना है कि इंडिया में मैरिजेस को तभी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अगर ये बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में हो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। अब सेंटर का ये आर्ग्यूमेंट क्यों है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपोज्ड सेम सेक्स मैरिज इन दिल्ली हाई कोर्ट स्टेटिंग दैट कि इंडिया में मैरिज को तभी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अगर बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में हो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। सेंक्टिटी ऑफ मैरिज लिविंग टुगेदर एज पार्टनर्स और इन अ रिलेशनशिप विद द सेम सेक्स इंडिविजुअल ये कंपेरेबल नहीं है। अगर हम इंडियन फैमिली यूनिट कॉन्सेप्ट देखें तो इंडियन फैमिली यूनिट के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, आर्ग्यूइंग दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की एक सेंक्टिटी होती है और शायद अगर सेम सेक्स मैरिजेस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा तो ये सेंक्टिटी यहाँ पर वॉलेट हो जाएगी। लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया द राइट टू मैरी इज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड ईदर एज अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपको फिर याद आएगा कि मैंने तो आपको बताया था कि राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट है, ये जुडिशियल डिसीजन से डेवलप हुआ है। Though marriage is regulated through various statutory enactments, its recognition as a fundamental right यहाँ पर develop हुआ है through judicial decisions of India's Supreme Court. Right to marry intrinsic है to the liberty which the Constitution guarantees as a fundamental right. तो ये यहाँ पर Supreme Court की ruling थी. And ability of each individual to take decisions on matter जो कि central है to the pursuit of happiness. LGBTQ community entitled to all constitutional rights ये कहा गया था नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेंबर्स ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी ये एंटाइटल्ड हैं बाकी सारी सिटीजन्स की तरह to the full range of constitutional rights including the liberties protected by the constitution। तो जो भी बाकी अदर सिटीजन्स को जो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं सारे राइट्स यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी को भी मिलेंगे, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के द्वारा। नवतेज सिंह जौहर केस में यहाँ पर जो सेक्शन 377 है इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था, वेयर इन द कोर्ट डीक्रिमिनलाइज सेम सेक्स रिलेशंस। और पुट्टा स्वामी जजमेंट यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट इन प्री बजट मीट, तो प्री बजट कंसल्टेशन चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट्स की क्या डिमांड है, तो स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या है ये भी आपको पता चलेगा। अ हायर बोरोइंग लिमिट, तो सबसे पहले स्टेट की डिमांड ये है कि जो बोरोइंग लिमिट है इसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, तभी यहाँ पर जो स्टेट है उनका फिस्कल स्पेस इंक्रीज़ हो पाएगा। तो बोरोइंग लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा इनका ये कहना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो स्कोप है इसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इनके फंड्स हैं ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चले जाते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए। दीज वॉज सम ऑफ द की डिमांड्स मेड बाई फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स सेइंग दैट स्टेट्स एंड अप शेलिंग आउट मोर फंड्स फॉर सस्टेनिंग दैम, इसीलिए यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लिमिट करने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ की क्या डिमांड है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर इन्होंने रिवर्ट बैक कर लिया है। तो इनका सेंटर से ये डिमांड है कि न्यू पेंशन स्कीम में जो भी पैसा आया है छत्तीसगढ़ से उसको आप हमें वापस कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को भी तो सस्टेन करना पड़ेगा। तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना है, इनका ये कहना है कि जो स्टेट की फिस्कल ऑटोनॉमी है इसको यहाँ पर कंस्ट्रेन किया जा रहा है लगातार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को बढ़ाकर, इसीलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लिमिट करने की ज़रूरत है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन इनको यहाँ पर जॉइंटली फंड किया जाता है बाई द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद अ डिफाइंड शेयरिंग पैटर्न। अब ये जनरल स्टेट्स के लिए हो सकता है 60:40, तो ये वेरी करता है। अब यहाँ पर जो स्टेट्स के ऊपर बर्डन है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को सस्टेन करने का ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। ही ऑल्सो सेट कि बोरोइंग लिमिट जो है इसको यहाँ पर फिक्स कर देना चाहिए एट 4% ऑफ GSDP फॉर स्टेट्स। इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ की डिमांड ये भी है कि जो GST कॉम्पनसेशन है इसको यहाँ पर 5 साल से और बढ़ाया जाना चाहिए। GST कॉम्पनसेशन जून 2022 में एंड हो गया, लेकिन इनकी डिमांड ये है कि इसको 5 साल और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब GST कॉम्पनसेशन क्या होता है,
तो जब जीएसटी को लाया जा रहा था तो स्टेट्स को ये डर था कि कहीं उनका रेवेन्यू कम ना हो जाए। अब स्टेट्स के इस डर को ही हटाने के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लाया गया था और स्टेट्स को ये कहा गया था कि हर साल आपका जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है वो 14% होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो जो भी यहाँ पर गैप होगा वो आपको पे किया जाएगा कॉम्पनसेशन की फॉर्म में। इन थियरी द जीएसटी शुड जनरेट एज मच रेवेन्यू एज द प्रीवियस टैक्स रिजीम, लेकिन जो पहले वाली टैक्स रिजीम थी दैट इज टैक्सड ऑन कंजम्पशन एंड नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो जो जीएसटी है ये यहाँ पर जो टैक्स रिजीम है ये टैक्स की जाती है ऑन कंजम्पशन, जो इससे पहले वाली टैक्स रिजीम थी दैट वाज ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका मतलब ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा, तो उनके ही पीरियड्स को स्विच करने के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लाया गया था। दिस मीन्स दैट टैक्स वोंट बी लेवाइड एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, विच ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स लूज करेंगे एंड हेंस सेवरल स्टेट्स स्ट्रांगली अपोज द आइडिया ऑफ जीएसटी। इट वॉज टू स्विच दीज स्टेट्स कि यहाँ पर जो आइडिया ऑफ कॉम्पनसेशन है इसको मूव किया गया था। सेंटर प्रॉमिस्ड कि यहाँ पर स्टेट्स को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अगर कोई भी यहाँ पर रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये जो 5 साल का पीरियड था ये 2022 में खत्म हो गया। दिस प्रॉमिस कन्विंस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ रिलक्टेंट स्टेट्स कि इन्होंने यहाँ पर नई इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम को साइन किया। स्टेट्स आर गारंटेड कॉम्पनसेशन फॉर एनी रेवेन्यू शॉर्टफॉल बिलो 14% ग्रोथ, और यहाँ पर बेस ईयर था 2015-16 का फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स एंडिंग 2022, और जीएसटी कॉम्पनसेशन यहाँ पर पे किया जाता था हर 2 महीने में बाई द सेंटर टू द स्टेट्स। कॉम्पनसेशन सेस को स्पेसिफाई किया गया था बाई द जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट ऑफ 2017। तो यहाँ पर स्टेट्स को बेसिकली ये कहा गया था कि आपकी यहाँ पर 14% रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो जो भी यहाँ पर गैप होगा वो आपको कॉम्पनसेशन सेस की फॉर्म में पे कर दिया जाएगा। ये लेकिन ये जो कॉम्पनसेशन सेस रिजीम थी ये 5 सालों के लिए थी जो कि जून 2022 में खत्म हो गई। तो स्टेट्स की डिमांड ये है कि इसको यहाँ पर आगे 5 साल के लिए और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। जीएसटी में आपको एक और फैक्ट पता चला कि जो जीएसटी है ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं लगता है, ये कंजम्पशन के ऊपर लगता है। द न्यू टैक्स रिजीम इज टैक्स्ड ऑन कंजम्पशन एंड नॉट मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को ये डर था कि उनका यहाँ पर जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हो। यहाँ पर बात की गई है गिग वर्कर्स की। गिग वर्कर्स कौन से होते हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में डिफाइन किया गया है गिग वर्कर को। Gig worker as a person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship। तो जो ट्रेडिशनल employer-employee relationship होती है वैसी नहीं होती है। अगर आप गिग वर्कर्स के एग्जाम्पल देखो तो फॉर एग्जाम्पल जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर, स्विगी के डिलीवरी पार्टनर, तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं यहाँ पर गिग वर्कर के। गिग वर्कर्स आर दोस्त जो कि इंगेज होते हैं इन आवरली और पार्ट टाइम जॉब्स इन एवरीथिंग फ्रॉम केटरिंग इवेंट्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर गिग वर्कर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्विगी जोमेटो के ऊपर जो काम करते हैं ये तो हो गए प्लेटफॉर्म वर्कर्स। दीज वर्कर्स आर दोज whose work is based on online software apps or digital platforms such as food aggregator platforms जैसे कि Zomato, Swiggy, Ola and others. Non-platform workers, these workers are generally casual, wage and own account workers in conventional sectors engaged part-time और full-time। तो यहाँ पर किसी कन्वेंशनल सेक्टर में अगर कोई यहाँ पर इंगेज है पार्ट टाइम के लिए, लेकिन उसकी यहाँ पर जो एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक तरीके से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये गिग वर्कर है। अब हम चलते हैं आगे। हैव पीपल डाइट ऑफ डेंगी। तो यहाँ पर डेंगी की बात की गई है, तो यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं डेंगी के बारे में। डेंगी एक मस्क्यूटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि होता है डेंगी वायरस की वजह से, ट्रांसमिटेड बाई सेवरल स्पीशीज ऑफ मस्क्यूटो विद इन द जीनस एडिस, प्रिंसिपली एडिस इजिप्टी। और ये सेम मस्क्यूटो यहाँ पर ट्रांसमिट करता है चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका इन्फेक्शन। रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम द वर्ल्ड मस्क्यूटो प्रोग्राम, इन्होंने मस्क्यूटो को इन्फेक्ट किया विद वोलबाचिया बैक्टीरिया। तो आपको यहाँ पर क्या फैक्ट पता होना चाहिए कि वोलबाचिया बैक्टीरिया से जो डेंगी है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि वोलबाचिया बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसका नाम है डेंगी। अब यहाँ पर वोलबाचिया बैक्टीरिया का यूज़ कैसे किया गया, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर कुछ मस्क्यूटोज़ को इन्फेक्ट कर दिया वोलबाचिया से और उनको यहाँ पर सिटी में रिलीज़ कर दिया, और ये वाले जो मस्क्यूटोज़ थे इन्होंने ब्रीड किया होगा विद लोकल मस्क्यूटोज़, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सारे मस्क्यूटोज़ इन्फेक्ट हो गए वोलबाचिया बैक्टीरिया से। एट द एंड ऑफ द 27 मंथ्स द रिसर्चर्स फाउंड कि यहाँ पर जो डेंगी का इंसिडेंस है ये 77% लोअर था उन एरियाज़ में जहाँ पर वोलबाचिया इन्फेक्टेड मस्क्यूटोज़ थे। अब हम चलते हैं आगे।
इंडिया करेक्टिंग पास्ट मिस्टेक्स बाई रिकॉग्नाइजिंग अनसंग हीरोज। तो यहाँ पर बात की गई लचित बारफुकान की, जिनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो हमने बैटल ऑफ सरायघाट डिस्कस किया था। बैटल ऑफ सरायघाट अहोम्स वर्सेस मुगल्स के बीच में हुआ था। Prime Minister Narendra Modi on Friday said that India was correcting its past mistake by celebrating its heritage and remembering its unsung heroes. लेजेंडरी अहोम जनरल लचित बारफुकान 400th बर्थ एनिवर्सरी इन दिल्ली, और एक बुक भी रिलीज की गई, लचित बारफुकान असम हीरोज हु हॉल्टेड द मुगल्स। तो असोम और अहोम और मुगल्स की यहाँ पर बैटल होती है, जिसमें यहाँ पर अहोम्स की विक्ट्री होती है ओवर मुगल्स। लचित had led the Ahom soldiers to defeat Mughals at the Battle of Saraighat on the outskirts of Guwahati in 1671, और मेगा इवेंट यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है नो स्टैट्यूटरी बार ऑन बॉडीज विद रिलीजियस नेम्स टू रजिस्टर एज पार्टीज। अब ये क्या इशू है? तो बात ये है कि एक PIL फाइल की गई थी, और PIL में ये कहा गया था कि जो भी यहाँ पर पार्टीज हैं जिसमें आपको रिलीजियस कनोटेशन मिलेगा जिनके नाम में, तो उनको यहाँ पर डी रजिस्टर कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरी PIL थी। तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि यहाँ पर बार करता है एसोसिएशंस विद रिलीजियस कनोटेशंस टू रजिस्टर एज पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। तो कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि बार करता है कि जिन यहाँ पर एसोसिएशन के रिलीजियस कनोटेशन है उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है एज पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। द एफिडेविट पॉइंटेड आउट दैट अ बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो लोकसभा में 1996 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके नाम में कोई रिलीजियस नेम नहीं होना चाहिए, सो दैट नो एसोसिएशन बियरिंग रिलीजियस नेम वुड बी रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। हाउएवर ये पास नहीं हो पाया था क्योंकि डिसोल्यूशन हो गया था उस समय की लोकसभा का इन 1996। द एफिडेविट सेड पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो यहाँ पर सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है इसके साथ अबाइड करें एज मैंडेटेड बाय द सेक्शन 29A ऑफ द एक्ट। इट एडेड दैट a political party applying for registration with the EC must bear true faith and allegiance to the Constitution of India, for example socialism, secularism। इसीलिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके नाम में यहाँ पर रिलीजियस कनोटेशन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर PIL थी। The EC pointed out that in 2005 it had taken a policy decision to not register political parties जिनकी यहाँ पर religious connotation है, लेकिन उससे पहले जो parties register हो चुकी हैं 2005 से पहले, उनको लेकर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। It was submitted that since then no such parties was registered and certain political parties mentioned in the writ petition ये यहाँ पर 2005 से पहले register की गई हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई है कि एक नाइट स्काई सेंचुरी बनाई जाएगी लद्दाख में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ यही है कि यहाँ पर नाइट स्काई सेंचुरी बनाई जाएगी और जिसको कि यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है बाय द CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। प्रोटेक्ट आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेनेंट, स्टिक टू प्रोब डेडलाइन, CBI चीफ टेल्स ऑफिसर्स। तो यहाँ पर लोकपाल की बात की गई। लोकपाल एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, और ये 2019 से फंक्शन कर रही है। तो यहाँ पर CBI के डायरेक्टर ने कुछ डायरेक्शंस इशू की है। ऑफिशियल्स को ये कहा है कि जो भी यहाँ पर कंप्लेनेंट है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और यहाँ पर एक डेडलाइन में जो भी यहाँ पर केस है उसको खत्म कर देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होकर खत्म कर देना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लक्ष्मीकांत से आप एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेना लोकपाल वाला। अब हम चलते हैं आगे। गवर्नमेंट RBI इन सिम्बायोटिक रिलेशन, वन शटिंग ईयर्स टू अदर नॉट राइट वे। अब ये जो बात चल रही है ये चल रही है डीमोनेटाइजेशन की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, RBI अलोन हैड द राइट कि RBI यहाँ पर रेगुलेट करेगा इशू ऑफ बैंक नोट्स। इसीलिए डीमोनेटाइजेशन करना है नहीं करना है इसकी रिकमेंडेशन RBI की तरफ से जानी चाहिए थी टू द गवर्नमेंट, लेकिन हुआ क्या, उल्टा गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी RBI को, एंड देयरफॉर द रिकमेंडेशन टू विथड्रॉ द लीगल टेंडर इट मस्ट हैव एमिनेटेड फ्रॉम द RBI। तो ये यहाँ पर पूरा केस है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड अ वर्चुअल कमांड, और इसका मतलब ये है कि RBI ने इसको एक्सेप्ट कर लिया मीकली। तो ये यहाँ पर लार्जर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल का क्या कहना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि RBI ही कमांड देगा और यहाँ पर गवर्नमेंट उसको सुनेगी, ऐसा नहीं है। एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI एंजॉय अ सिम्बायोटिक रिलेशन, और ये रिलेशन यहाँ पर फ्लेक्सिबल है। वी आर नॉट सेइंग द सेंटर इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेंटर यहाँ पर बाउंड है बाय द रिकमेंडेशन, लेकिन रिकमेंडेशन कौन देगा, कहाँ से ये एमिनेट होनी चाहिए, ये यहाँ पर लार्जर क्वेश्चन है। तो एक्ट के अनुसार ये जो रिकमेंडेशन ये एमिनेट होनी चाहिए थी फ्रॉम द RBI। नो डाउट सिम्बायोटिक रिलेशन बट द लेजिस्लेशन इज नॉट लाइक दैट। तो AG ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने की जरूरत है। हैविंग रिगार्ड टू द कॉम्पोजिशन टू द RBI, द कनेक्शन बिटवीन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द RBI मस्ट बी सीन फ्रॉम अ वेरी फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम चलते हैं आगे।
पॉन्टून ब्रिज की बात की गई है। पॉन्टून ब्रिज क्या होता है? अ ब्रिज जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करता है एंड इज हेल्ड अप बाय लार्ज हॉलो कंटेनर फिल्ड विद एयर, इसको ही कहते हैं पॉन्टून ब्रिज। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे। वी डू नॉट बिलीव इन वर्ड ऑर्डर, जहाँ पर कुछ को ही सुपीरियर कंसिडर किया जाए। तो इसका मतलब क्या है? हम कैसे वर्ड ऑर्डर में बिलीव करते हैं? हम यहाँ पर मल्टी पोलार वर्ड ऑर्डर में बिलीव करते हैं, जहाँ पर कुछ ही पोल्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ऐसा नहीं बिलीव करते हैं कि यहाँ पर यूएसए एक पावर बन गया, चाइना एक पावर बन गया। नहीं, सिर्फ दो पावर नहीं, यहाँ पर मल्टी पोलर होने चाहिए, बहुत सारे पोल्स होने चाहिए। इंडिया एक पावर होना चाहिए, फ्रांस एक पावर होना चाहिए। तो हम एक मल्टी पोलर वर्ड ऑर्डर में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट द स्टोरी ऑफ मिलेट्स। एट अ प्री लॉन्च सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन थर्सडे। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यहाँ पर 3 चैलेंजेस बताए हैं, जो कि है कोविड, कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स इज यूज टू डिस्क्राइब स्मॉल ग्रेन सीरियल्स लाइक सोरगम, ज्वार, पर्ल मिलेट, बाजरा, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कुटकी, कोडो मिलेट, फिंगर मिलेट। तो ये सब यहाँ पर होते हैं मिलेट्स। अब मिलेट्स जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में जो लोग हैं ज़्यादातर मिलेट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं। और इंडिया में जो सीरियल है इसको व्हीट और राइस ये सब कंज्यूम किया जाता है। तो अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है कि मिलेट्स को कंज्यूम किया जाए। तो मिलेट्स वर अमंग द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, और एविडेंस है कि मिलेट्स को कंज्यूम किया जाता था बाई द इंडस वैली पीपल इन सेवरल वैराइटीज़, जो कि अराउंड द वर्ल्ड ये ग्रो की जाती है। ये पहली बार कल्टिवेट हुई थी इंडिया में। वेस्ट अफ्रीका, China and Japan are home to indigenous varieties of the crop. Millets are now grown in more than 130 countries and are the traditional food for more than 500 million people in Asia and Africa. Globally, sorghum यहाँ पर biggest millet crop है। जो मेजर प्रोड्यूसर है यहाँ पर ज्वार के, ये हैं यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया एंड द सूडान। बाजरा इज अनदर मेजर मिलेट क्रॉप एंड इंडिया एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं। मिलेट्स जो है ये मेनली खारिफ क्रॉप है। ड्यूरिंग 2018-19 3 मिलेट क्रॉप्स बाजरा, ज्वार एंड रागी अकाउंटेड फॉर अबाउट 7% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। तो इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इनको डिक्लेयर किया है मिलेट्स को एज न्यूट्री सीरियल्स। यहाँ पर बात की गई है मिलेट्स की। फॉर एग्जाम्पल कुट्टू, एमरैंथस, दैट इज चौलाई। The story of millets, published by the Karnataka State Department of Agriculture in association with ICAR, Indian Institute of Millets Research। तो इसमें ये पता चला कि मिलेट्स में यहाँ पर 7 to 12% प्रोटीन होता है, 2 to 5% फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डाइटरी फाइबर होता है। स्मॉल मिलेट्स आर मोर न्यूट्रिशियस अगर हम कंपेयर करें टू फाइन सीरियल्स। दे कंटेन हायर प्रोटीन, फैट एंड फाइबर कंटेंट। मार्च 3, 2021 में UNGA ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि 2023 को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और ये आइडिया यहाँ पर प्रपोज किया गया था बाय इंडिया। द प्रपोजल वाज मूव्ड बाय इंडिया और इसको सपोर्ट किया गया बाय 72 कंट्रीज। तो यहाँ पर 2023 को डिक्लेयर किया गया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स अंडर PDS। तो PDS में कोर्स ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एलिजिबल हाउसहोल्ड्स आर एंटाइटल्ड टू गेट राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स एट ₹3, ₹2 एंड ₹1 पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। तो एक्ट यहाँ पर मिलेट्स मेंशन नहीं करता है, लेकिन जो कोर्स ग्रेन्स है इनको इंक्लूड किया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ कोर्स ग्रेन्स जो कि प्रोकर की जाती है फॉर द सेंट्रल पूल, ये बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल है। द लेटेस्ट डेटा ऑन स्टॉक्स विद द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शो ओनली 2.64 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ कोर्स ग्रेन जो कि अवेलेबल था इन द सेंट्रल पूल ऑन November 1। तो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर कोर्स ग्रेन है। द पुश टू डिस्ट्रीब्यूट कोर्स ग्रेन्स अंडर द PDS हैज़ नॉट गेन्ड मोमेंटम। सेंटर ने यहाँ पर एक्सेप्ट की थी रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी जो कि यहाँ पर सेटअप की गई थी कि मिलेट्स को PDS में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी यहाँ पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं। और ज़रूरत यह है कि अब हम कैलोरी से ऊपर उठें और ज़रूरत यह है कि हम यहाँ पर ज़्यादा डाइवर्स फूड को प्रमोट करें। The time has come for the public distribution system to shift the focus of distribution programs from basic calories to provide a more diverse food basket. MSP फॉर मिलेट, तो यहाँ पर ये बताया गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी के लिए ही है बस। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ज्वार, बाजरा, रागी ओनली। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो मिलेट इज ग्रोन मेनली इन लो इनकम एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। और इंडिया ने जो यहाँ पर रेजोल्यूशन मूव किया कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, तो इंडिया अपने आप को इस ग्रुप का एक लीडर की तरह प्रेजेंट कर रहा है। कंजम्पशन पैटर्न कैसे हैं? तो इन द लेटेस्ट अवेलेबल NSSO हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे विच इज मोर देन अ डेकेड ओल्ड, लेस देन 10% ऑफ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स यहाँ पर मिलेट्स को कंज्यूम करते हैं। इन रूरल एरियाज
ऑफ द 11.231 किलोग्राम ऑफ सीरियल्स जो कि कंज्यूम किए गए हैं पर्सन के द्वारा, तो इसमें से 6.125 किलोग्राम राइस था, 4.439 किलोग्राम व्हीट था और बाकी बचा हुआ यहाँ पर हो गया मिलेट्स। और मिलेट्स कितने थे? 201 ग्राम, 246 ग्राम बाजरा, 75 ग्राम रागी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है वाई ऑर्बन्स ग्रेटर हंगरी स्कार्फ हैज़ एंगर्ड यूक्रेन एंड रोमानिया। तो यहाँ पर जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने स्कार्फ पहन रखा है, इसमें आपको कुछ एरिया दिखेगा, यूक्रेन का है, रोमानिया का है, स्लोवाकिया का है। इन रिस्पॉन्स द रोमानियन फॉरेन मिनिस्ट्री अक्यूज्ड ऑर्बन ऑफ रिविजनिज्म। अब ये जो मैप है ये कब का मैप है? द मैप ऑन ऑर्बन्स स्कार्फ डिपिक्टेड द ओल्ड ग्रेटर हंगेरियन टेरिटरी जो कि एग्जिस्ट किया करती थी बिफोर द डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक मॉडर्न डे ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन एंड रोमानिया। ट्रीटी ऑफ ट्रायनन जो कि डिफाइन करती है बॉर्डर्स ऑफ हंगरी अलोंग द सीज फायर लाइन ऑफ 1918। और उसके बाद यहाँ पर हंगरी को बहुत कम पार्टी मिलता है एंड लेफ्ट द कंट्री विद द फ्रैक्शन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द प्री वॉर किंगडम। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ओमिक्रॉन स्पाइक शोज लिमिटेशंस ऑफ चाइना जीरो कोविड पॉलिसी। अब चाइना जो है जीरो कोविड पॉलिसी की बात करता है, जिसकी वजह से चाइना में हमें इतने ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो चाइना में यहाँ पर डेली 30,000 केसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इतने ज़्यादा केसेस चाइना में क्यों हो रहे हैं? तो इसका रीज़न है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। जीरो कोविड की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग कभी इन्फेक्ट हो ही नहीं पाए और ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्फेक्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई। अगर यहाँ पर एक बार इंसान इन्फेक्ट हो जाता है कोविड की वजह से, तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो कि चाइना के लोगों में नहीं हो पाई, क्योंकि चाइना यहाँ पर परस्यू कर रहा था जीरो कोविड पॉलिसी। बट दिस वेरी सक्सेस इज नाउ टर्निंग आउट टू बी अ वीकनेस, क्योंकि चाइना में अभी तक सिर्फ 1.38 मिलियन लोग ही इन्फेक्ट हुए हैं कोविड से। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन अभी तक इन्फेक्ट ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ही नहीं बनी है। वैक्सीन्स आर नॉट नोन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वेज। और चाइना ने यहाँ पर जो वैक्सीन्स लगाई भी हैं, फॉर एग्जाम्पल सीनोफार्मा, सीनोवैक, इनका यहाँ पर कितना एफिशिएंसी रेट है कुछ नहीं पता है। व्हेन अ फास्ट स्प्रेडिंग वेरिएंट लाइक ओमिक्रॉन डज मैनेज टू ब्रेक थ्रू द स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस ऑफ जीरो कोविड एज इट समटाइम्स विल, लेकिन चाइना में इसको यहाँ पर बहुत बड़ा पूल मिल गया ऑफ ससेप्टेबल पीपल, क्योंकि ये लोग कभी यहाँ पर इन्फेक्ट हुए ही नहीं थे कोविड से, और जिसकी वजह से इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी। वैक्सीनेशन ट्रबल्स, यही सेम सिनारियो हमें हांगकांग और साउथ कोरिया में भी देखने को मिला था। हांगकांग भी यहाँ पर जीरो कोविड को ही अडॉप्ट कर रहा था और साउथ कोरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टेस्टिंग कर रहा था, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ में ज़्यादा लोग कभी इन्फेक्ट हो ही नहीं पाए। इन एडिशन देयर हैव बीन क्वेश्चन मार्क्स कि यहाँ पर जो 2 चाइनीज़ वैक्सीन को दिया गया है लोगों को, सीनोवैक एंड सीनोफार्म, इसकी कितनी इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है सिक्योरिंग द इलेक्शन कमीशन। तो PIL, जिसका सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है कि इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी और न्यूट्रलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड द इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन एक फियर्सली इंडिपेंडेंट बॉडी रहे, जिसके लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को इनॉर्मस पावर दी गई है ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर ऑल इलेक्शंस। और एपेक्स कोर्ट भी यहाँ पर कह चुका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। द एपेक्स कोर्ट हैज रिपीटेडली एडजर्ज्ड these powers to be absolute and unquestionable. It has declared Article 324 to be the reservoir of all powers of the Election Commission of India, and यहाँ पर काफ़ी बार डिक्लेयर किया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बहुत ज़्यादा पावर दी गई है यहाँ पर। इक्विप्ड विथ सो मच पावर एंड अथॉरिटी, इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे ये फियर्सली इंडिपेंडेंट होंगे और नॉन पार्टिसन होंगे। लेकिन क्या सिचुएशन ग्राउंड पर भी ऐसी ही है? क्या यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं? द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट CECs बहुत एग्जाम्पलरी रहा है, और जो यहाँ पर इंडिपेंडेंस शो की गई है, न्यूट्रलिटी शो की गई है, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है। बट होप कैन नेवर बी ए स्ट्रेटजी। क्या ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा? देयर हैज़ टू बी एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि कैसे हम इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी इंश्योर करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाई करती है कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ये यहाँ पर फ्लॉड है। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द फ्लॉड सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ पर कैसे अपॉइंट किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ द डे यहाँ पर यूनिलेटरली अपॉइंट करती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉल BR Ambedkar's स्टेटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट द tenure can't be made a fixed and secure tenure if there is no provision in the constitution to prevent a fool or a naib or a person who is likely to be under the thumb of the executive। तो ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि यहाँ पर कॉम्पिटेंस के साथ साथ जो पर्सन होना चाहिए वो पर्सन यहाँ पर कैरेक्टर वाला पर्सन होना चाहिए, जिसको यहाँ पर बुलडोज ना किया जा सके। देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर अपॉइंटमेंट थ्रू अ ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाने की जरूरत है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इसके अलावा यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन हो एंड प्राइम मिनिस्टर हो। सेम कमेटी यहाँ पर अपॉइंट करती है CBI के डायरेक्टर को भी। अ कलेजियम कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस सिस्टम इज ऑलरेडी इन ऑपरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ द CBI।
तो जो एलिगेशंस है ना कि यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये यहाँ पर पार्टिसन है टू द गवर्नमेंट, ये सब यहाँ पर खत्म हो जाएंगे अगर आप एक कमेटी बनाते हो जिसमें आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करते हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इंक्लूड करते हो। Another problem जो है that is uncertainty over the elevation of an election commissioner to the post of the CEC। तो कन्वेंशन क्या है कि जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उसमें से सीनियरिटी के बेसिस पर एक इलेक्शन कमिश्नर को CEC बना दिया जाता है। तो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर्स को क्या लगेगा, बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर्स को ये लगेगा वो तो अभी प्रोबेशन पीरियड पर हैं, वो जितना यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे ज़्यादा चांसेस है कि उनको यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए। वैसे कन्वेंशन तो ये है कि जो सीनियर होता है उसको ही बनाया जाता है। तो अनदर सिस्टमिक प्रॉब्लम इज अनसर्टेनिटी ओवर द एलिवेशन ऑफ एन इलेक्शन कमिश्नर टू द पोस्ट ऑफ CEC, जिसकी वजह से जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ये वल्नरेबल हो जाते हैं टू गवर्नमेंट प्रेशर। दे कंसिडर देमसेल्व्स ऑन प्रोबेशन। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ये खुद को प्रोबेशन के ऊपर कंसिडर करते हैं, ऑलवेज कॉन्शियस कि इनके कंडक्ट को कैसे व्यू किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, और इस फियर को यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर सकती है। सिंस ऑल थ्री मेंबर्स हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। अब दूसरी प्रॉब्लम एक और है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पर खुद को फील ये कर रहे हैं कि ये यहाँ पर प्रोबेशन पर है, और यहाँ पर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, डिसीजन मेजॉरिटी पर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 लोगों में जो भी डिसीजन होगा ये मेजॉरिटी की बेसिस पर होगा। तो अगर यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट भी है लेकिन यहाँ पर 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स ये एक तरफ वोट कर देते हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आउटकम रहेगा वो क्या रहेगा। सिंस ऑल 3 मेंबर्स हैव इक्वल वोटिंग राइट्स एंड ऑल डिसीजंस इन द कमीशन आर टेकन बाय द मेजॉरिटी, दैट द गवर्नमेंट कैन इवन कंट्रोल एन इंडिपेंडेंट माइंडेड CEC थ्रू द मेजॉरिटी वोटिंग पावर ऑफ द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। 255th रिपोर्ट में भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह रिकमेंड किया था कि कलेजियम सिस्टम होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो यहाँ पर रिमूवल का प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर्स का, इसमें भी यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको यहाँ पर रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर सिर्फ ये बात करता है कि जब यहाँ पर रिमूव किया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर्स को तो ये होना चाहिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाकी सेम प्रोटेक्शन नहीं दी गई जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी गई है। वन हैज टू रिमेंबर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स प्रोटेक्शन फॉर द CEC एज इट वॉज इनिशियली अ 1 मैन कमीशन। लेकिन जब आपने यहाँ पर 2 और मेंबर्स को ऐड किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन दोनों को भी यहाँ पर सेम तरीके से इनका रिमूवल प्रोसेस होना चाहिए जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है। तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। In a recent debate on electoral reforms in the Rajya Sabha, the issue of appointments of election commissioners was debated, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड किया कि कलेजियम सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। Ironically, what is perhaps the most powerful commission in the world has the most flawed system of appointment। तो ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। वन होप दैट द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इशू को सेटल करेगी फॉर गुड, एज इट हैज़ मैनी अदर क्रिटिकल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो उसकी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी हो सके। Ironically, what is perhaps the most powerful commission in the world has the most flawed system of appointment। अगर आप यहाँ पर कुछ कंट्रीज में देखो तो यहाँ पर जो इंटरव्यू होते हैं अपॉइंट करने से पहले वो यहाँ पर टेलीकास्ट किए जाते हैं। इट इज़ ऑलवेज बाय अ कलेजियम और इवन अ फुल पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी और इंटरव्यू। इन सम कंट्रीज कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया जाता है ऑन टेलीविजन फॉर द नेशन टू सी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, अ रेयर एंड्योरिंग डॉक्यूमेंट। तो आज सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन November 26, 1949। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। हेंस एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे एज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ डे। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक अनएक्सेप्शनल एंडेवर था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और यहाँ पर बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो यहाँ पर एवरेज टाइम होता है वो उस समय लगता था 16 महीने, लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको यहाँ पर टाइम लगा लगभग 3 साल का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, फ्रॉम 1946 टू 1949। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि लोग उसको इंटरनलाइज करें। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो कि लोग उसको इंटरनलाइज करें। इट वॉज रिटन अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट कंडीशंस। तो हमारा जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो पार्टीशन हो रहा था, दोनों तरफ से लोग इधर उधर जा रहे थे। पार्टीशन वॉज एक्कम्पनीड बाई मास डेथ, डिवास्टेशन, वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी। अमिट ऑल दिस यहाँ पर रेफ्यूजीज का फ्लो हो रहा था दिल्ली में। आज डुअल पर्पस असेंबली जो कि पार्लियामेंट का भी काम करती थी और कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी का भी काम करती थी, वन दैट वुड रिमेन रेलिवेंट नॉट जस्ट फॉर द टर्बुलेंस ऑफ दैट प्रेजेंट बट ऑल्सो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मीनिंगफुल रहे। वाई मस्ट अ पीपल सबमिट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को कब इंटरनलाइज करेंगे। द ड्राफ्टर्स डिप्लॉयड
द कंसिडरेबल पॉलिटिकल गुडविल एंजॉयड बाय द की नेशनल लीडर्स। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग बना रहे हैं जिनको लेकर यहाँ पर गुडविल है, तो एक रीजन हो सकता है कि लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें। दीज टोल्ड अ स्टोरी ऑफ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड द विल ऑफ द पीपल एंड इगैलिटेरियन फाउंडेशन वुड क्रिएट अ बेटर मोर डिसेंट नेशन। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की कॉपी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बात की गई है resolution of fundamental rights and economic changes at the Karachi session of the Congress in 1931। ये रेजोल्यूशन यहाँ पर आर्ग्यू करता है दैट कि अगर हमें एक्सप्लॉइटेशन को एंड करना है मासेस की, तो ज़रूरत है कि पॉलिटिकल फ्रीडम में यहाँ पर इंक्लूड किया जाए इकोनॉमिक फ्रीडम को भी। अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स इट प्रोवाइडेड फॉर एंडिंग ऑफ बॉन्डेड एंड चाइल्ड लेबर, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ लेबर वेलफेयर रिजीम, प्रोटेक्शन लेबर यूनियंस। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा डीपीएसपी की फॉर्म में, फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में। ऑल दीज डिमांड्स वुड फाइंड देयर वे इनटू पार्ट 3 एंड पार्ट 4। परहैप्स इट वाज आल्सो द कंसेंसस ओरिएंटेड मेथड जो कि यहाँ पर यूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो क्या सीखने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर कंसेंसस बिल्ड किया जाए। तो हिंदी को लेकर कि हिंदी को क्या यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर डिबेट चल रही थी। राजेंद्र प्रसाद, President of the Constituent Assembly, said that the choice of national language would have to be carried out by the whole country। और इसकी वजह से ही हिंदी को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बनाया गया और इंग्लिश को यहाँ पर रिटेन किया गया टू बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस। येट while the drafters opted for compromise and consensus in some areas, कुछ केसेस में हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया गया। फॉर एग्जांपल जो अबॉलिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो प्रिंसली स्टेट्स को अबॉलिश किया गया, रॉयल टाइटल्स को यहाँ पर अबॉलिश किया गया, एंड क्राफ्टिंग द कंट्री एज अ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, सेक्स और रिलीजन, इसको यहाँ पर एंड करने की बात की गई। इंडियाज ड्राफ्टर्स एंड द मेथोडोलॉजी दे अडॉप्टेड टू क्राफ्ट देयर ग्लोरियस प्रोडक्ट होल्ड लेसन्स फॉर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस। कि अगर आप यहाँ पर कोई भी लॉ मेकर का काम कर रहे हो या तो आप यहाँ पर कुछ भी अमेंडमेंट कर रहे हो, तो ये यहाँ पर कंसेंसस के द्वारा होना चाहिए, क्राफ्ट एंड विजन। तो ये इनवैल्यूएबल है व्हाइल मेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट टू एंड्योर। नेक्स्ट वर्ड पेज पर यहाँ पर बात की गई है कि रशिया ने पावर ग्रिड के ऊपर अटैक कर दिया है यूक्रेन में, जिसकी वजह से यूक्रेन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यूरोपियन जो कंट्रीज है ये अपने पावर जनरेटर्स को दे रहे हैं यूक्रेन को। नेक्स्ट यूके टू आउटलॉ डीप फेक्स। डीप फेक्स क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट इमेजेस और वीडियोस जिनको कि यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है टू लुक लाइक समवन विदाउट देयर कंसेंट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इमेजेस होती हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से चेंज कर दिया जाता है, मॉर्फ कर दिया जाता है, तो इसको ही कहते हैं डीप फेक। नेक्स्ट, सेबी ब्रिंग्स म्यूचुअल फंड मैनेजर्स डायरेक्टर्स अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। तो यहाँ पर बात की गई फ्रंट रनिंग की। फ्रंट रनिंग इंडिया में इलीगल है। फ्रंट रनिंग क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई फंड मैनेजर है, उस फंड मैनेजर को कॉल आता है कि आप यहाँ पर इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स को खरीद दो। अब उसको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि इस कंपनी के उसको यहाँ पर 1 लाख शेयर्स को बाय करना है। इस इन्फॉर्मेशन जो उसको पता थी, उसको ये तो पता था कि जब यहाँ पर 1 लाख शेयर्स को खरीदा जाएगा तो प्राइस ऊपर चले जाएंगे, इसलिए वो पहले यहाँ पर खुद से कुछ शेयर्स खरीद लेता है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। तो इसको ही कहते हैं फ्रंट रनिंग, जो कि इलीगल है। फ्रंट रनिंग विच इज इलीगल इन इंडिया इन्वॉल्व्स परचेजिंग अ स्टॉक बेस्ड ऑन एडवांस एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। कि इस कंपनी के यहाँ पर 1 लाख शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, ये एक एडवांस एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी जो कि उसके पास थी और उसने इस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए स्टॉक को खरीद दिया रिगार्डिंग एन एक्सपेक्टेड लार्ज ट्रांजेक्शन, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर अफेक्ट होगा। तो जब 1 लाख शेयर्स खरीदे जाएंगे तो यहाँ पर प्राइस ऊपर चला जाएगा। सेबी हैज कैटेगराइज्ड कि फ्रंट रनिंग यहाँ पर एक मार्केट मैनिपुलेशन की फॉर्म है और इनसाइडर ट्रेडिंग है एंड पेनलाइज सेवरल फंड हाउसेस एंड फंड मैनेजर्स इन द पास्ट ओवर दिस एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पर फ्रंट रनिंग पता होना चाहिए और आपको यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग पता होनी चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यह है कि कोई ऐसी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता है और उसका यूज करके आप यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करो, तो इसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको सेकेंडरी ऑफरिंग भी कहते हैं, इज अ प्रोसेस जिसमें जो पहले से कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो यहाँ पर अपने नए शेयर्स को इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो इसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको यहाँ पर सेकेंडरी ऑफर भी कहते हैं। इज अ प्रोसेस जिसमें एग्जिस्टिंग कंपनी जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पहले से, ये यहाँ पर नए शेयर्स को इशू करती है टू द एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज वेल एज न्यू इन्वेस्टर्स। यूएई की यहाँ पर क्या करेंसी है? तो यूएई की करेंसी है दिरहाम, ठीक है। और इंडिया और यूएई का यहाँ पर सेपा साइन हुआ, ये तो आपको पता है। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज पर एनआईए वगैरह था, ये सब कुछ आपको मिलेगा।
तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन ईमेल आईडी। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो आई होप आपको पूरा न्यूज़पेपर समझ में आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।